हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं 13 सितंबर का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, तो 13 सितंबर का क्या क्या एमसीक्यू, क्या क्या करंट अफेयर्स है, चलो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेसी टू होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स। तो किस देश ने हाल ही में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है भाई? तो ये क्या है? हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर ए। अब एक्सप्लेनेशन सुन लो कि इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2036 ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। ठीक है, तो होस्ट करने के लिए अपनी कैंडिडेसी पेश कर रहा है, वो अपना पेश कर रहा है। ठीक है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि भारत इस प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट को अपने देश में ऑर्गेनाइज कराने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर इंडिया को होस्ट सिटी के रूप में सिलेक्ट किया जाता है तो ये पहली बार होगा जब भारत ओलंपिक गेम्स का होस्ट बनेगा। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, इजंट इट? तो इस प्लान के लिए अहमदाबाद का नाम फ्रंट रनर है। अहमदाबाद गुजरात का नाम फ्रंट रनर है, जहां नया बन रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव ओलंपिक स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव जो है वो ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, तो इसलिए अहमदाबाद को चूज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया की तरफ से इस अनाउंसमेंट के पीछे एक मेजर मोटिवेशन ये भी है कि भारत ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स में अपना फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने से इंडिया के टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्लोबल इमेज को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये देश के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो सकता है और स्पोर्ट्स के प्रति लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ सकती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA और गवर्नमेंट ने इसको लेकर अपने प्लान्स और विजन्स को क्लियरली रखा है। ठीक है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करने की तैयारी कर रहा है। अब ये सारी बात हो गई, तो इससे क्या होगा? इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंडिया का इमेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा अगर इंडिया में ओलंपिक्स होता है 2036 में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इंडिया रिसेंटली साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है आपका? वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम के साथ। ठीक है, तो इंडिया ने हाल ही में वियतनाम के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्री के अलग अलग एरियाज में मिलकर काम करेंगी, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स शामिल है। ये दोनों देश पहले से इंडो पैसिफिक रीजन में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे और ये नया एग्रीमेंट उन्हीं एफर्ट्स का हिस्सा है। तो कहाँ पे ये लोग बेसिकली काम कर रहे थे पहले से? इंडो पैसिफिक रीजन में वो पहले से ही काम किए जा रहे थे। ऑलराइट, अब इंडिया और वियतनाम के बीच डिफेंस टाइज और भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, खासकर चाइना के एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म के बैकग्राउंड में। ठीक है, इस कोऑपरेशन से रीजनल सिक्योरिटी को भी काफ़ी मदद मिलेगी और दोनों देश अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेप स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आगे चलकर इस पार्टनरशिप के और भी बड़े आउटकम्स एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन। Which country successfully landed its spacecraft Luna 25 on the moon recently? हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष यान लूना 25
चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है? इट इज रशिया, दैट इज रूस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो रशिया ने हाल ही में अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को सक्सेसफुली मून पर लैंड किया है। लूना 25 मिशन रशिया का पहला लूनर मिशन था जो सोवियत यूनियन के बाद लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद रशिया ने ये पहला मिशन लूना वाला स्टार्ट किया था, लूना सीरीज। ठीक है, तो अब देखो रशिया ने अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई सफलता हासिल की है इस लूना मिशन के जरिए। लूना 25 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल रीजन में लैंड करना और वहां के सरफेस का स्टडी करना, खासकर वाटर आइस और मिनरल्स को ध्यान में रखते हुए। ये रीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पहले किसी भी कंट्री का स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाई है। रशिया का ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जा रहा है और इससे रशिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज़ के लिए एक नई उम्मीद बनी है। ओके, तो लूना 25 के थ्रू मून के एनवायरनमेंट के बारे में नई साइंटिफिक नॉलेज और इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना भी इसका मकसद था, जो फ्यूचर लूनर मिशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस मिशन के साथ रशिया ने स्पेस रेस में अपनी मजबूती दिखाई है और ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में अपना एक सिग्निफिकेंट प्लेस बना रखा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairperson of the National Medical Commission NMC of India? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर योगेंद्र मलिक। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर योगेंद्र मलिक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर योगेंद्र मलिक को हाल ही में ना नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। NMC भारत का एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स सेट करता है। ठीक है, तो डॉक्टर मलिक इस पोजीशन पर अपॉइंट होने के बाद भारत में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम के रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट को लीड करेंगे। ठीक है, उनका फोकस मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करना, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग को बेटर बनाना और हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने पर रहेगा। तो ये उनका मेन फोकस रहेगा। तो NMC के नए चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर योगेंद्र मलिक से उम्मीद है कि वो मेडिकल फील्ड में नए पॉलिसीज और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हेल्थ केयर सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में मददगार साबित होंगी। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेडिकल सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, और इससे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन के ओवरऑल क्वालिटी पर भी पॉजिटिव असर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बहुत सारी होप है योगेंद्र मलिक जी से कि डॉक्टर्स के लिए भी जो आपके जो ऑन फील्ड डॉक्टर्स जो रहते हैं तो उनके लिए भी कुछ ऐसे स्कीम्स लाए, कुछ ऐसे फीचर्स लाए जिससे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। Now let's move on to our next question. Which state government announced free education for girls in government schools till the postgraduate level? तो किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ना एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की है जिसमें लड़कियों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें हायर एजुकेशन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। ये योजना लड़कियों को प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की एजुकेशन के लिए
कोई फीस ना देनी पड़ेगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम समाज में लड़कियों के लिए एजुकेशन के महत्व को समझाने और उनके भविष्य को सुधारने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री की शिक्षा, तो इट्स अ रियली गुड थिंग, इजंट इट। तो इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ रूरल एरियाज बल्कि अर्बन एरियाज की लड़कियों को भी हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। Now let's move on to our next question. Which country's prime minister resigned after 14 years in power, creating political uncertainty in the region? तो ये है आपका कंबोडिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में 14 साल के बाद इस्तीफा दिया, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। तो ये है आपका कंबोडिया। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है आपका हुन सेन ने, जिन्होंने क्या किया, 14 साल से सत्ता में थे। हाल ही में उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कंबोडिया और पूरी रीजन में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। हुन सेन का इस्तीफा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्होंने देश पर 1985 से लेकर 2023 तक काफ़ी लंबे समय तक राज किया, और अब उनके बेटे हुन मनेत को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? हुन मनेत। ओके, सो हुन सेन के इस्तीफा के बाद कंबोडिया में नए पॉलिटिकल लीडरशिप के आने के बाद क्या परिवर्तन होंगे, अभी इसका देखते हैं। इस बार सबकी नज़र बनी हुई है, ठीक है, इस मतलब क्या पॉलिटिकल चेंजेस होगा, क्या लीडरशिप में क्या पॉलिटिकल चेंजेस का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब पे सबका ध्यान पूरा बटा हुआ है कि क्या होगा, भाई पूरा नज़र बनी हुई है। कंबोडिया के पॉलिटिकल सिस्टम और रीजनल स्टेबिलिटी पर इस डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि हुन सेन की लीडरशिप को एक ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के रूप में देखा जाता था, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए कदम उठाए थे। इस पॉलिटिकल चेंज के बाद रीजन में नए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी उभर सकते हैं, जिसमें कंबोडिया का रोल और उसकी फॉरेन पॉलिसीज भी इंक्लूड होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द पीएम विश्वकर्मा स्कीम फोकसिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना किस पर केंद्रित करते हुए शुरू की है? तो ये शुरू की है आपकी ट्रेडिशनल आर्टिसंस पर, ऑप्शन नंबर सी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का मेन फोकस है ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स पर, ठीक है, स्कीम के थ्रू, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन्स, यानी जो आपके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्टमैन्स पर है। तो इस स्कीम के थ्रू सरकार उन पुरानी कला कारीगरी करने वाले लोगों को सपोर्ट देना चाहती है जो हमारे इंडियन हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो वो जो कलाकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं ना, आर्टिसन, कलाकारी, ओके, सो ये जो कला कारीगरी जो होते हैं, जो कारीगर जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, तो उनको सपोर्ट देना चाहती है, जो इंडियन हेरिटेज को, जो इंडिया के जो आपके ट्रेडिशन है, जो बहुत जुगों से बने आ रही है, तो वो सबको जो बना रहे हैं अभी भी हैंडमेड तरीके से, उनको सपोर्ट करना चाहती है। तो बेसिकली पीएम विश्वकर्मा स्कीम इसी पर ही फोकस देती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंडियन हेरिटेज को सपोर्ट करने के लिए, जो इंडियन हेरिटेज के रिलेटेड कला कारीगरी करते हैं। ये स्कीम उन आर्टिसंस को इकोनॉमिक और सोशल हेल्प प्रोवाइड करेगी जो ट्रेडिशनली अपने स्किल से रोजगार कमाते हैं, जैसे कि कारपेंटर्स, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स, कॉबलर्स एटसेट्रा।
ठीक है, तो सरकार का मकसद है कि इन्हें बेटर टूल्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि ये अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके और उनका इनकम भी बढ़ सके। स्कीम में आर्टिसंस को लोन फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस जैसे फ़ायदे दिए जाएंगे। इसका एक बड़ा एम ये भी है कि क्राफ्ट्समैन को अपने काम के लिए प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले और उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये स्कीम ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए एक बूस्ट है, जिससे ना सिर्फ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी बल्कि हमारी एंशियंट हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी एक नई लाइफ मिलेगी। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग्स फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट? तो वायु गुणवत्ता सुधार के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा है भाई? इट इज नन अदर देन इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ठीक है, इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंडक्ट किया गया है। क्या किसके थ्रू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ, लेट मी राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें अलग अलग शहरों को उनके हवा की गुणवत्ता सुधारने के काम के आधार पर रैंक किया गया। इंदौर ने इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि शहर ने अपनी एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कई इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं। इंदौर ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, ग्रीन स्पेसेस बढ़ाने पर फोकस करना और इंडस्ट्रियल एमिशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो शहर ने गार्बेज मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है, जिससे पोल्यूशन लेवल कम हुआ है और एयर क्वालिटी में सुधार आया है। इस रैंकिंग का मकसद है कि दूसरे शहरों को भी एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर किया जाए और इंदौर इसमें एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। Now let's move on to our next question. Which Indian state was awarded the best state in ease of doing business at the National Awards for Excellence? So कौन सा स्टेट को मिला है राष्ट्रीय, ये जो बेस्ट स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पुरस्कार है ना, तो ये कौन से राष्ट्र मतलब राज्य को पुरस्कार किस भारतीय राज्य को मिला है? तो ये मिला है आपके आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो भाई राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों में व्यापार सुगमता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस भारतीय राज्य को मिली है? किस भारतीय राज्य को मिली है? इज ऑफ कोर्स, तो भाई ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश, राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को ना बेस्ट स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के दौरान। ठीक है, तो ये अवार्ड उन राज्यों को दिया जाता है जो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने में एक्सेप्शनल काम करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को यहाँ अपना काम एस्टेब्लिश करना और रन करना आसान होता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के कारण ये अवार्ड जीता है। सरकार ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, सिंप्लीफाइड
रेगुलेटरी प्रोसेसेस और टाइम बाउंड अप्रूवल्स। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ने इंडस्ट्रीज और एमएसएमई माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो करने के लिए भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशिएटिव्स दिए हैं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मतलब इजीली एक बार में काम हो जाए, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसेसेस दिए हैं और टाइम बाउंड अप्रूवल मतलब टाइम, एक 7 दिन का आपको वक्त दे दिया, इसके अंदर सारा काम होना पड़ेगा, उससे लेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस अवार्ड के जरिए आंध्र प्रदेश को नेशनल लेवल पर एक एग्जाम्पल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और दूसरे स्टेट्स को भी एनकरेज किया गया है कि वो अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज को सुधारे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन जो कि है Which international organization has cut the global GDP growth forecast for 2024 due to economic uncertainties? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, IMF। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने 2024 में के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कट किया है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण। IMF ने ये डिसीजन लिया क्योंकि दुनिया भर में कई इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। IMF का कहना है कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज काफ़ी देशों की ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, जिससे ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी स्लो हो रही है। ठीक है, इसलिए 2024 में ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करके नीचे कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में भी अपने फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान्स को एडजस्ट करेंगे ताकि इस अनसर्टेनिटी के टाइम में बैलेंस बना रहे। IMF के फोरकास्ट को बिजनेस और गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड क्लोजली देखते हैं ताकि अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अकॉर्डिंगली प्लान कर सके और अनस्टेबल कंडीशंस अपने इकोनॉमीज को स्टेबल रख सके। अनकंडीशनल कंडीशंस जो होगा, अनस्टेबल कंडीशंस, उसमें अपने अपने देशों को इकोनॉमिकल वेज में वो स्टेबल रख सकें। सो इतना ही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लाइक करें, शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल की जो घंटी है उसको ज़रूर दबा दें, राइट। एंड कमेंट करिए अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ जानना हो या कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।